नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि सुमन और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट पब्लिकेशन पर, जहां पर हम लोग अभी क्लास 10th के राजनीति शास्त्र का 5वां अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सभी को भी हल करने वाले हैं और भी जितने भी विषय हैं उन सबों की पढ़ाई चल रही है इसी चैनल पर। और आपका लाइव क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं सवाल की तरफ। लोकतंत्र में चुनौतियाँ, इस पाठ का जो नाम है इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब निकलता है। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र की उपलब्धियां। उपलब्धि मतलब कि लोकतंत्र को कितनी सफलताएं मिली हैं, और चुनौतियों का मतलब है कि इन उपलब्धियों को पाने में यानी इन सफलताओं को पाने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अशिक्षा है, जैसे कि जनसंख्या है, जैसे कि भ्रष्टाचार है। तो इन सारी बाधाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो लोकतंत्र को सफल होने के लिए किन किन चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है, इसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो अभी हम लोग जितने भी सवाल है उसके बारे में करने वाले हैं, और इसके बारे में डिटेल से हमारा एक्सप्लेन वाला वीडियो भी है जिसमें हमने चैप्टर पढ़ाया है पूरे कॉन्सेप्ट को। तो वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये लिखा हुआ है सफलता। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस बात पर? देखिए, पूरा जो आपका राजनीति शास्त्र है क्लास 10th का वो लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उसकी परिभाषा, उसके मूल्य, उसके आदर्श, उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, इतनी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो फिर लोकतंत्र से संबंधित या राजनीति शास्त्र से संबंधित एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। देखिएगा ध्यान से, सिर्फ लोकतंत्र का सवाल आएगा परीक्षा में भी। लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर? बिल्कुल नहीं। उदासीनता का मतलब है कि नागरिक लोकतंत्र को इग्नोर करने लगे, तो इससे लोकतंत्र सफल नहीं होगा। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों पर फालतू का जो है उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए, तो इससे भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, है ना। विवेकपूर्ण माने कि शिक्षित हों और अच्छे से सोच समझ के वोट करें, ठीक है। तो नागरिक अगर अच्छे से सोच समझ के अपना नेता चुनेंगे तो लोकतंत्र ज़्यादा सफल होगा, ठीक है। तो सही आंसर हमें मिल चुका है, हमारा सही आंसर है सी। अगला भी देख लीजिए। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। नागरिक अगर सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचेंगे, अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, अपनी नस्ल के बारे में सोचेंगे, तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब नागरिक विवेकपूर्ण सहभागिता करेंगे, यानी इन चीज़ों से ऊपर उठकर अपने देश के लिए और अपने विकास के लिए सोचेंगे तभी। अगला सवाल है, और ये पिछले अध्याय में भी सवाल आया था, बहुत ही आसानी से आप लोग बना लेंगे, और मैं कहता हूँ कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए जल्दी। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? बहुत अच्छा सवाल है, जरूरी सवाल है, और इसका सही आंसर है बी। और ये पहले भी सवाल आ चुका है, मैंने आपको कई बार बताया है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले लोकतंत्र में महिला की साझेदारी कितनी थी? जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुई थी तो महिलाओं की साझेदारी थी 6.68%। ये आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले लोकतंत्र में महिलाओं की साझेदारी कितनी थी, ठीक है। ये लगभग 10.68 के आसपास ही है, यानी कि 10% थी। कितनी थी? 10% थी। सही आंसर है इसका ए, ठीक है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी थी 10.68, और उसके पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल देखिए। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी है? लगभग 71 करोड़ है, ठीक है। आपके किताब के आंकड़े के अनुसार सही आंसर है बी, इसलिए आप परीक्षा में भी बी ही लिखिएगा, ठीक है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़। सही आंसर है बी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ये सवाल मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था। क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद का मतलब है कि आप अलग थलग महसूस करने लगे। किस आधार पर? अपने रहने के जगह के आधार पर, ठीक है। कैसे? आप बात समझना। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं किसी बड़े शहर में, किसी दूसरे जगह पर आपको कहा जाता है तुम बिहारी है, तुम देहाती है ना,
यानी बिहारी होने के कारण आपको देहाती कहा जाए, या फिर आपको नीच स्तर से देखा जाए, नीच नज़र से देखा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप सोचेंगे कि अरे हम एक खास जगह से आते हैं, इसके कारण मेरे लिए अच्छा भाव नहीं है लोगों के मन में, तो आपके मन में गुस्सा आता है ना, कि हम बिहार से हैं तो हमको ख़राब समझ रहा है सब, है ना। तो हम साबित कर देंगे कि बिहारी जो होता है वो किसी से कम नहीं होता है। तो आपके मन में क्या आता है, अलगाववाद आता है कि आप बिहारी अपनी पहचान को कहाँ तक सीमित कर लेते हैं, बिहार तक ही सीमित कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ अलगाववाद, है ना, यानी क्षेत्रीयता जैसा जो एक व्यवहार है वो आपके साथ किया जा रहा है। तो आपके मन में क्या आता है, अलगाववाद आता है, ठीक है। अलगाववाद माने कि आप अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझने लगते हैं, जबकि आप है एक ही, है ना। हम सब भारत के हिस्सा हैं, हम सब भारतीय हैं, लेकिन सिर्फ अलगाववाद के कारण कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। जैसे कि मुंबई वाले लोग, या फिर दिल्ली वाले लोग, या फिर कोलकाता वाले लोग बिहारी को अलग समझते हैं, बल्कि हम लोग एक ही है, हम लोग सब भारत के वासी हैं, भारतीय हैं, ठीक है। तो क्षेत्रवाद की भावना से ये अलगाववाद जो है ये उसका एक कुपरिणाम निकल कर आता है। किसके कारण होता है, ये क्षेत्रवाद के कारण होता है। इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब मैंने बताया था, जहां पर जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है काम में, अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। जैसे भारत में हम लोग क्या करते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं, तो नेता क्या करता है, नेता आके जाके कानून बनाता है, तो नेता को तो हमने चुना है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से कानून हम ही बना रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कानून नेता बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखो, जहाँ पर भी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। इसका मतलब है कि दुनिया का लगभग जिस देश में भी लोकतंत्र है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सिर्फ स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जहाँ पर लोग एक साथ बैठे, है ना, और तब जाकर निर्णय हो, भाई वोट करवाया जाए कि बताइए कानून पास किया जाए कि नहीं किया जाए। लोग सब सामने बैठा है, जनता, नागरिक हाथ खड़ा करके कह रहा है कि हाँ कर दीजिए इसको लागू, है ना, या और बाकी लोग कह रहा है कि नहीं, हाथ खड़ा करके कि नहीं कीजिए। तो इस तरह कहाँ संभव है, जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो, है ना। भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ एक साथ बिठाना सभी लोगों को संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ गहरी है? अब समझ लो इस बात को। पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? पूरी दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना बिहार के वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ से मिला था? बिहार के लिच्छवी गणतंत्र से, है ना, जो कि वैशाली में है, ठीक है। तो वैशाली जो है एक बहुत बड़ी धरोहर है पूरी दुनिया में, है ना, वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सही आंसर है इसका सी, ठीक है। पूरी दुनिया में, बिहार के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे पहला उदाहरण मिला था वैशाली में, ठीक है। सही आंसर है इसका सी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश किसे माना जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, है ना, कि काफ़ी हद तक वहाँ पर जनसंख्या कम है तो लोगों को एक साथ बिठाना संभव हो सकता है। अगला सवाल है, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अशिक्षा की समाप्ति, ये भी एक चुनौती है भाई। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी एक समस्या है भाई। लोकतंत्र का सशक्तिकरण, ये भी एक समस्या है। और आतंकवाद, ये भी एक समस्या है, ठीक है। ये चारों जो है लोकतंत्र के लिए समस्या है। अब इस तरह का जब सवाल आ जाए जिसका आंसर चारों हो, चारों सही आंसर है, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें अब जवाब तो एक ही देना बाबू, है ना। तो इस चारों में जो सबसे सही आंसर है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे बेहतर है, वो चुनना पड़ेगा। अभी आपके विवेक पर निर्भर करेगा। देखिए, अशिक्षा की समाप्ति, जनसंख्या नियंत्रण और आतंकवाद, इन सबसे ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र का सशक्तिकरण, ठीक है। माने कि लोकतंत्र में जो बनाया गया है ना, संविधान जो हमारा बनाया गया है, जिसके आधार पर लोकतंत्र काम करता है, वो बड़ा लचीला बनाया गया है, ठीक है। लचीला माने कि अगर जब समय बदलता है तो लोगों की ज़रूरत बदलती है ना। तो जब लोगों की ज़रूरत बदली, लोगों के रहने सहने का तरीका बदला, तो साथ में क्या बदलना चाहिए? साथ में कानून भी बदलना चाहिए, नियम भी बदलना चाहिए। तो इसलिए लोकतंत्र को लचीला बनाया गया। तो समय समय पर लोकतंत्र का सशक्तिकरण जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र जब शक्तिशाली बनेगा तो अशिक्षा अपने आप खत्म होगी, शिक्षा सबको मिलेगा, जनसंख्या भी नियंत्रित होगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। तो सही आंसर इसका सबसे बेहतर अगर चुनना हो तो हम लोग सी चुनेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधारों का सूचक है? देखना इसका, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधारों का सूचक है? यानी लोकतांत्रिक गुण जो है उसमें सुधार होगा। किससे होगा? अशिक्षा से होगा क्या?
नहीं होगा, शिक्षा से होगा। अशिक्षा तो समस्या है। असमानता से होगा क्या? नहीं, समानता से होगा, तो ये तो समस्या है। बेरोजगारी से होगा क्या? नहीं, रोजगार से होगा, तो ये तो समस्या है। पंचायती राज व्यवस्था का लाना, ध्यान समझना, जब लोकतंत्र हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। तो जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो ये लोकतांत्रिक सुधार कहलाया। कैसे कहलाया? तो लोकतंत्र को लचीला बनाया गया है, मैंने बताया ना। तो जब ये लगा सरकार को कि भाई एक और स्तर की सरकार होनी चाहिए, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कुछ शक्ति लेकर के एक निचले स्तर की सरकार को दी जानी चाहिए, जिसको कहा गया पंचायती राज व्यवस्था, है ना। तो क्या किया गया? लोकतंत्र में सुधार किया गया और फिर इस व्यवस्था को लाया गया, है ना। ये जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। सही आंसर है डी। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ था? पहला चैप्टर का सवाल है, मैंने आपको बताया था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में महिलाओं को स्विट्जरलैंड में वोट करने का अधिकार 1971 में दिया गया था। मताधिकार का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए, मत का अर्थ होता है हिंदी में विचार, है ना। मत का मतलब होता है विचार रखना, है ना। यहाँ पर लोकतंत्र के संदर्भ में हम मत को, यानी कि जब हम वोट देते हैं तो अपना विचार ही तो रखते हैं कि इस नेता को चुनना है, इसको नहीं, बाकी लोग को नहीं चुनना है, ये विचार ही तो है हमारा, ठीक है। तो मताधिकार जो है वो हमारे विचार का अधिकार है, माने कि वोट देकर हम अपना विचार रखते हैं। तो मत का सही अर्थ हिंदी में होता है विचार, और यहाँ पे हम लोग इसका अर्थ समझेंगे वोट देना, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1971 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, है ना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, और इस आयोग का काम है कि भाई महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले हैं उसकी देखरेख करना। ये बना था 1990 में, याद कर लो। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में। कब बना था बाबू? 1990 में बना था, ठीक है। अगला सवाल है, महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? महिला आरक्षण बिल विधेयक, ठीक है, इस विधेयक में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात कही गई है। सही आंसर है बी, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, आपको पता भी होगा पहले से, है ना। और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित एक और सवाल है जो कि बार बार पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 50% प्राप्त है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन महिला आरक्षण बिल विधेयक, इसमें महिलाओं के 33% आरक्षण की बात कही गई है। अगला सवाल है, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, है ना। ये सवाल भी रिपीटेड है, देखना ध्यान से। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, ये सब क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है। शिक्षा का अभाव होगा तो लोकतंत्र सफल होगा क्या? नहीं होगा। बेरोजगारी होगी तो भी नहीं होगा। रोजगार होगा, शिक्षा होगा, तब लोकतंत्र सफल होगा। तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं है। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहता है। कहो जी, क्या कह रहे हो? सी में कह रहा है लोकतंत्र में आस्था, और डी में कह रहा है मतदान का दुरुपयोग। लोग अगर मतदान का दुरुपयोग करे तो भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र में आस्था रहेगी तभी लोकतंत्र सफल होगा। माने आम आदमी जब लोकतंत्र में भरोसा रखेगा तभी जाके क्या होगा? लोकतंत्र सही सफल होगा। तो सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बताओ। बाधा माने कि मुश्किल, समस्या क्या है? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था जो है वो बाधा थोड़ी ना है, वो तो सफलता का कारण है। इसके कारण तो लोकतंत्र सफल होती है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अशिक्षा, ये बाधा है। लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो सही नेता नहीं चुनेंगे, और जब सही नेता नहीं चुनेंगे तो लोकतंत्र सफल होगा क्या? नहीं होगा। गलत नेता जाकर गलत बात कहेंगे, गलत कानून बनाएंगे, हमारी बात नहीं करेंगे, अपना पर्सनल बेनिफिट सोचेंगे, तो क्या होगा? लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो हमारा आंसर बी है। सामाजिक समानता अगर होती है तो लोकतंत्र अच्छी बात है, लोकतंत्र सफल होगा इससे। राजनीतिक जागृति माने कि लोग जागरूक होंगे, तो इससे भी लोकतंत्र सफल होगा। तो ये तीनों हमारा आंसर नहीं है, बल्कि सही आंसर है बी। अशिक्षा जो है वो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? ध्यान समझना, लोकतंत्र किस बात को बढ़ावा नहीं देता है ना। अब चारों पढ़ो और बताओ। समानता की भावना को, क्या लोकतंत्र समानता की भावना को बढ़ावा नहीं देता है? देता है। लोकतंत्र जो है सभी लोगों को कानून के समक्ष बराबर यानी समान मानता है ना। गरिमा एवं प्रतिष्ठा को, लोगों की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी लोकतंत्र जो है वो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? लोकतंत्र में जनता की
सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा है। कैसे है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता को वोट करने का अधिकार है। जब वोट करने का अधिकार है तो नेता सब जनता के पीछे पड़ा रहता है। जब वोट आता है तब, है ना, बाबू भैया करेगा कि हमको वोट दे दीजिए, पैर छू के प्रणाम करेगा, है ना। तो हमें वोट देने का अधिकार है, इसलिए हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा है। तो लोकतंत्र में ये भी है। विशेषाधिकार को, फैसला लेने में गुणवत्ता को, है ना, तो ये भी लोकतंत्र जो है इसको भी बढ़ावा देता है। कैसे देता है? क्योंकि फैसला लेने में लोकतंत्र पूरा समय लेता है, पर्याप्त समय, जल्दबाजी नहीं करता है। तो इसलिए ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। विशेषाधिकार को, है ना, तो लोकतंत्र जो है वो विशेषाधिकार यानी स्पेशल पावर को बढ़ावा नहीं देता है। माने किसी आदमी का, समाज में किसी आदमी का ज़्यादा पावर, ऐसा है क्या? माने किसी आदमी को ये पावर दे दे कि तुम जाओ मर्डर कर दो, तुमको माफ़ है, बाकी लोग को माफ़ नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो लोकतंत्र जो है वो विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए हमारा सही आंसर है सी। लोकतंत्र विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है, सही आंसर है सी। अगला सवाल है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? थोड़ी देर मैंने पहले बताया ना, लिच्छवी गणतंत्र जो विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र का उदाहरण है, कहाँ है? बिहार के वैशाली में है, सही आंसर है बी, याद कर लियो। बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र है जो विश्व का पहला लोकतंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है? महिलाओं को मतदान का अधिकार किस में होता है? धार्मिक शासन में नहीं होता है, यानी कि किसी खास धर्म के लोगों का जब शासन हो जाए तो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर धर्मों में, है ना, आप अधिकतर धर्मों में देखेंगे तो महिलाओं को घर में रहने की बात कही जाती है ना। हालांकि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधरी हैं, है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि पुरानी जो सोच है उसमें जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो धार्मिक शासन अगर होता है तो महिलाओं को तो कोई अधिकार दिया ही नहीं जाएगा, ये मान के चलो। तानाशाही में तो किसी को भी अधिकार दिया ही नहीं जाता है, तो महिला का तो बातें छोड़ दो। लोकतांत्रिक शासन में ही महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया जाता है, दूसरा किसी में नहीं दिया जाता है। सही आंसर है हमारा ए। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है? बताओ। एक ऐसा देश है इस समय में भी जहां पर महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है। वो कौन सा देश है? बेल्जियम, यूगोस्लाविया, नेपाल या फिर सऊदी अरब? सही आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में आज के समय में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। अभी कुछ सालों पहले ही महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं प्राप्त है। माओवादी नेता प्रचंड को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया था? याद करो, ये आपकी किताब का सवाल है। प्रचंड जो है माओवादी नेता है, और माओवादी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही संबंधित है, वो उसी के अलग अलग ब्रांच है जो कि टूट के अलग हो गया था, ठीक है। तो ये जो प्रचंड है ये संबंधित है नेपाल से, है ना। तो माओवादी नेता प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया था, सही आंसर है डी। जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से है? जनरल पिनोशे का संबंध चिली देश से है। किससे? चिली देश से। वो वहाँ के एक मिलिट्री थे, है ना, और उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, आपकी किताब में है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उस वीडियो में आपको मैं बड़े विस्तृत रूप से इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जनरल पिनोशे का संबंध जो है वो चिली देश से है। अभी आप इस सवाल को याद कीजिए, सही आंसर है ए। चलिए अगला सवाल है, व्यक्ति की गरिमा का सर्वाधिक ख्याल किस प्रकार की शासन व्यवस्था में रखा जा सकता है? अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर का वीडियो देखा है तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बताओ जी, व्यक्ति की गरिमा का सर्वाधिक ख्याल किस प्रकार की शासन व्यवस्था में रखा जाता है? पढ़ो, लोकतंत्र में, सैनिक शासन में, राजशाही में या तानाशाही में? लोकतंत्र में रखा जाता है। सैनिक शासन में, तानाशाही में, राजशाही में तो आम आदमी से कुछ पूछा ही नहीं जाता है ना। वो सब शासन में जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। सही आंसर होगा ए। निम्न में से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? ठीक है, ध्यान से समझना, कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो मुद्रा का अवैध आगमन, ये एक समस्या है, लोकतंत्र की समस्या है। अवैध आगमन मतलब कि सरकार को टैक्स नहीं देना, पैसे को छुपा कर रखना, ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आतंकवाद, ये भी एक लोकतांत्रिक समस्या है, लोकतांत्रिक समस्या ये भी है। क्षेत्रवाद, ये भी एक लोकतांत्रिक समस्या है। राष्ट्रीय अखंडता, ये जो है ये लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है कि पूरा राष्ट्र जुटा है, एकजुट है, एक बना हुआ है, वो टूट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो है लोकतांत्रिक समस्या नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। तो सही आंसर है हमारा बी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए, यहाँ पे सफलता होगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? ये सवाल भी आप बना चुके हैं, बताइए, सही आंसर लिखिए। सांप्रदायिकता, प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार या आर्थिक असमानता? सांप्रदायिकता जो है ये लोकतंत्र
में क्या आदर्शों में शामिल नहीं है? विशेषाधिकार भी नहीं है, आर्थिक असमानता भी नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की आज़ादी जो है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला सवाल है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रूमा, इसकी कहानी भी आपने पढ़ी है। पोलैंड के, चीन के, दो और ऑप्शन है। उसके लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर मतलब कि सबसे ऊपर नहीं, अभी सबसे ऊपर जाने का समय नहीं हुआ है ना। घाना का या फिर मैक्सिको का। तो आपने पढ़ा होगा एनक्रूमा जो है वो घाना से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका सी। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला, है ना, मंडेला का पूरा नाम नेल्सन मंडेला ने कहाँ पे आंदोलन चलाया था? बताइए, नेल्सन मंडेला किस देश से थे और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने कहाँ पर आंदोलन चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? ध्यान से देखना। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी माने कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, है ना। नारी शोषण यानी महिलाओं के साथ अत्याचार करना। जातिवाद यानी कि अपनी ही जाति को श्रेष्ठ मानना। तो ये तीनों क्या है? सामाजिक कुरीतियों में शामिल है। ये तीनों सामाजिक कुरीतियां हैं। राष्ट्रीयता माने अपने देश के लिए प्रेम का भाव रखना, लगाव का भाव, समर्पण का भाव रखना। ठीक है, तो ये जो है ये अच्छी बात है, ये सामाजिक कुरीति नहीं है। सही आंसर है डी। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप समझना इसको। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता के माने कि कुछ लोग धनी हो कुछ लोग गरीब हो, है ना। ये चीज़ तो कमजोरी को दूर करने का उपाय नहीं हो सकता है। मीडिया पर नियंत्रण, ये भी लोकतंत्र को की कमजोरी को दूर करने का उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया जितना मजबूत होगा लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, है ना, ये जो है सो कि कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कैसे है समझना, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। अब ये कैसे समझना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। सुधारात्मक कानून का अर्थ क्या है? जैसे कि मान लो कि समय बदला, समय आगे चला तो लोगों की ज़रूरतें बदली, है ना, दुनिया बदली, सब कुछ बदला। ठीक है, तो जो कानून पहले बनाया गया था हो सकता है अब उसकी ज़रूरत नहीं हो या फिर उसमें सुधार की ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसमें सुधार लाना, उस जो कानून बना हुआ है उसमें सुधार लाया जाए तो क्या होगा? लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, उसकी कमजोरी खत्म होगी, है ना। तो इसलिए सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करके लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। सही आंसर है इसका सी। बूथ छापेमारी, ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की कमजोरी को बढ़ाता है ना ही खत्म करता है। सही आंसर आपको मिल चुका है सी। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण जो है इससे लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। अगला सवाल है, आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। इसकी अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जोड़ने में किस क्रांति का योगदान था? क्या है? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का, 1917 की रूसी क्रांति का, इनमें से सभी का? क्या होगा सही आंसर? तो देखो 1788 की गौरव क्रांति का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति भी राजतंत्र के खिलाफ थी। 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी ये आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, इससे संबंधित है। इस अवधारणा को लोकतंत्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। कब? 1917 की रूसी क्रांति से। इसका सही आंसर है सी। लोकतंत्र के विकास में तीसरे चरण में, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? ध्यान समझना आप। ठीक है, उत्तरदायित्व को, मतलब कि सरकार के पास लोगों की जिम्मेवारी है ना, लोगों के विकास के लिए और जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन है? सरकार है। तो ये पहले से है ना, पहले चरण से ही है। नागरिक अधिकार, ये भी पहले चरण से है। राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, देखो राजनीतिक समानता तो मिला है, साथ में आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए, यानी कि गरीबी खत्म होनी चाहिए, है ना, आर्थिक रूप से सभी लोग समान होने चाहिए। ये किस चरण में रखा गया था? ये लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में इस विचार को मान्यता मिली थी। सही आंसर है हमारा सी। वयस्क मताधिकार जो है ये भी तीसरे चरण से पहले मिल चुका था। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि 18 साल से जितने भी अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वो सभी को, औरत को भी और मर्द को भी। तो ये भी जो है कि पहले से था। तीसरे चरण में क्या आया? राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। सही आंसर है सी। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी है लोकतंत्र के लिए? चुनौती मतलब कि समस्या।
लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों के निर्माण की, तो ये भी एक चुनौती है, मौलिक अधिकारों के निर्माण की जानी चाहिए। लोकतंत्र के विस्तार की, ये भी चुनौती है, लोकतंत्र का दायरा बढ़े। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, ये भी क्या है, एक समस्या है और एक चुनौती है। समस्या कहने का अर्थ है कि यहाँ पे समस्या चुनौती के रूप में लिया गया है कि भाई इसको पूरा करना है, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है इन सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है, हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ये तीनों जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती हैं। इन सबको दूर करके ही, इन सबको खत्म करके ही हम लोग एक बेहतर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बना सकते हैं। लोकतंत्र का प्रमुख दायित्व क्या है, बताइए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाना, बिल्कुल ये भी क्या है, लोकतंत्र का एक प्रमुख दायित्व है। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम है, ठीक है, और जो समाज के पिछड़े पायदान पर है, यानी उनका विकास ठीक ठाक से नहीं हुआ है, मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए उचित कदम उठाना क्या है, लोकतंत्र का दायित्व है। सही बात है, यह हमारा आंसर है। विभेदों के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं होने देना, है ना। विभेद माने कि अंतर, है ना, कि मान लो कि कोई दूसरे धर्म का है तो उसको चुनाव में भाग नहीं लेने दिए, ऐसा होता है क्या, तो इससे वंचित नहीं होने देना, ये भी क्या है, हमारा आंसर है, ये भी लोकतंत्र का एक दायित्व है। समरसता की स्थापना, ये भी क्या है, लोकतंत्र का एक दायित्व है। समरसता माने कि लोगों को जोड़ के रखना, है ना, लोगों में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होने देना, तो ये भी क्या है, लोकतंत्र का दायित्व है। तो ये तीनों हमारा सही आंसर है। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, डी चुनेंगे, इनमें से सभी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाना, विभेदों के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं होने देना, समरसता की स्थापना करना, ये सब लोकतंत्र का प्रमुख दायित्व है। तो हमारा सही आंसर है डी। इस तरह से आपने देखा 5वें अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों को हम लोगों ने अभी हल किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पार्ट से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी घटनाएं हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको अलग वीडियो में, अलग क्लास में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।